भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 49। हम इसमें बैंक और एनबीएफसी में अंतर देख रहे थे पिछली क्लास में। अब हम बैंक और एनबीएफसी में अंतर का 5वां पॉइंट देखते हैं। सभी बैंक भुगतान निपटान अधिनियम 2007, सभी बैंक भुगतान निपटान अधिनियम 2007 यानी पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत आते हैं। यही कारण है कि सभी बैंक अपने स्वयं के नाम पर चेक और ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं। यही कारण है कि सभी बैंक अपने स्वयं के नाम पर चेक और ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं। एनबीएफसी इस एक्ट से बाहर होते हैं, इसलिए वे अपने नाम पर चेक और ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकते हैं। छठा पॉइंट है, बैंक द्वारा स्थापित एटीएम को ब्राउन लेबल एटीएम कहा जाता है। बैंक द्वारा स्थापित एटीएम को ब्राउन लेबल एटीएम कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना बैंक द्वारा की जाती है, किंतु इसका संचालन व रखरखाव किसी तृतीय पक्ष द्वारा किया जाता है। जबकि एनबीएफसी द्वारा स्थापित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। जबकि एनबीएफसी द्वारा स्थापित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। भारत में पहला व्हाइट लेबल एटीएम वर्ष 2015 में टाटा कम्युनिकेशन द्वारा स्थापित किया गया, जिसे इंडी कैश कहा जाता है। सातवां पॉइंट है, एनबीएफसी में एफडीआई की सीमा 100% स्वचालित मार्ग से है। एनबीएफसी में एफडीआई की सीमा 100% स्वचालित मार्ग से है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एफडीआई की अधिकतम सीमा 20% है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एफडीआई की अधिकतम सीमा 20% है और निजी क्षेत्रों के बैंकों में एफडीआई की अधिकतम सीमा 74% है। एनबीएफसी में एफडीआई की सीमा 100% स्वचालित मार्ग से है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एफडीआई की अधिकतम सीमा 20% है और निजी क्षेत्र के बैंकों में एफडीआई की अधिकतम सीमा 74% है। अब हम देखते हैं भारत में एनबीएफसी। एनबीएफसी वह कंपनी होता है जो नंबर 1 जो भारत में स्थित हो, नंबर 2 उसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत होना चाहिए। उसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत होना चाहिए। नंबर 3 उसका एनओसी यानी नेट ओन्ड कैपिटल, उसका एनओसी नेट ओन्ड कैपिटल कम से कम 2 करोड़ रुपए हो। अब देखते हैं हम एनबीएफसी का भारत में विनियमन। सभी बैंकों का नियामक आरबीआई होता है। एनबीएफसी का नियामक भी आरबीआई होता है, किंतु कुछ एनबीएफसी ऐसे हैं जिनका नियामक आरबीआई नहीं होता है। सभी बैंकों का नियामक आरबीआई होता है, एनबीएफसी का नियामक भी आरबीआई होता है, किंतु कुछ एनबीएफसी ऐसे हैं जिनका नियामक आरबीआई नहीं होता है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी जिसका नियामक सेबी होता है। बीमा कंपनी का नियामक आईआरडीए होता है। मर्चेंट बैंकर का नियामक सेबी होता है। वेंचर कैपिटल या जोखिम पूंजी का नियामक सेबी होता है। पेंशन कंपनी का नियामक पेरडा होता है, PERDA होता है। चिट फंड कंपनी का नियामक राज्य सरकार होता है। चिट फंड द्वारा चलाए गए स्कीम को पोंजी स्कीम कहते हैं। चिट फंड द्वारा चलाए गए स्कीम को पोंजी स्कीम कहते हैं। यहाँ ग्राहकों को कम समय में ज़्यादा प्रतिफल का लालच देकर उन्हें आकर्षित किया जाता है।
यहाँ ग्राहकों को कम समय में ज़्यादा प्रतिफल का लालच देकर उन्हें आकर्षित किया जाता है। इस प्रकार सभी एनबीएफसी का नियामक आरबीआई नहीं होता है। एनबीएफसी दो प्रकार का होता है। नंबर एक, वे एनबीएफसी जो जमा स्वीकार यानी सावधि जमा स्वीकार करते हैं और उधार भी देते हैं, उन्हें एनबीएफसी डी कहा जाता है। एनबीएफसी डी का उदाहरण है सहारा, डीएफएल, म्यूचुअल फंड कंपनी, बीमा कंपनी। और नंबर दो है वे एनबीएफसी जो केवल उधार देते हैं जबकि जमा स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें एनबीएफसी एनडी कहा जाता है। एनबीएफसी एनडी का उदाहरण है बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आईएल&एफएस। अब हम देखते हैं आईएल&एफएस। तो आईएल&एफएस का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। यह आधारभूत संरचना में उधार देने वाली सबसे बड़ी एनबीएफसी मानी जाती है। आईएलएस और एफएस के बारे में हम पढ़ते हैं। यह आधारभूत संरचना में उधार देने वाली सबसे बड़ी एनबीएफसी मानी जाती है। अधिकांश एनबीएफसी उन वस्तु एवं क्षेत्रों में उधार देते हैं जहां बैंक आसानी से उधार नहीं दे पाता, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स यानी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, जैसे मोबाइल, फ्रिज, एसी, टीवी। इन्हें वाइट गुड्स भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कोर बैंकिंग और स्विफ्ट, जो कि पीटी 2016 में पूछा भी गया है। कोर बैंकिंग और स्विफ्ट। कोर बैंकिंग का मतलब है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। कोर बैंकिंग बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है। कोर बैंकिंग बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खाते का संचालन बैंक के किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोला हो। यह आधारित होता है बैंकिंग एनीवेयर एनी टाइम। बैंकिंग एनीवेयर एनी टाइम। तो कोर बैंकिंग बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खाते का संचालन बैंक के किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोला हो। यह आधारित होता है बैंकिंग एनीवेयर एनी टाइम। अब हम देखते हैं स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसकी स्थापना 1993 में की गई। मुख्यालय बेल्जियम में है। यह सूचना का आदान प्रदान करता है जिससे भारत के बैंकों का विदेशी बैंकों के साथ लेन देन आसान हो जाता है। यह 8 अंकों का सूचना प्रदाता होता है। तो स्विफ्ट के बारे में दोबारा से पढ़ता हूँ। इसकी स्थापना 1993 में की गई। मुख्यालय बेल्जियम में है। यह सूचना का आदान प्रदान करता है जिससे भारत के बैंकों का विदेशी बैंकों के साथ लेन देन आसान हो जाता है। यह 8 अंकों का सूचना प्रदाता होता है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 49 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 50।
अब हम देखते हैं NRI। NRI का फुल फॉर्म है, ये PT 2024 से पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। NRI का फुल फॉर्म है, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे NRI जमाई। तो NRI का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब अनिवासी भारतीय। तो भारत का कोई नागरिक या निवासी किसी कारणवश यदि विदेश में रह रहा हो तो उसे NRI कहा जाता है। NRI भारत के बैंकों में 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं। नंबर 1 NRE अकाउंट यानी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, अनिवासी बाह्य खाता। नंबर 2 NRO अकाउंट यानी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, अनिवासी सामान्य खाता। और नंबर 3 है FCNRB अकाउंट। FCNRB अकाउंट मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट यानी विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं NRE अकाउंट। यह खाता कोई भी NRI भारत के वाणिज्यिक बैंक में खुलवा सकता है। यह खाता रुपए के मूल्य में प्रदर्शित होता है, किंतु इस खाते में सीधे विदेशी मुद्रा में जमा किया जा सकता है। और विदेशी मुद्रा में ही निकासी या स्थानांतरण किया जा सकता है। इसलिए यह खाता RE पोर्टेबल माना जाता है। इसलिए यह खाता रिपोर्टेबल माना जाता है। बैंक NRE खाते के जमा पर ब्याज भी देता है। बैंक NRE खाते के जमा पर ब्याज भी देता है, जिस पर सरकार कोई भी कर नहीं लगाती। अर्थात NRE खाते का ब्याज कर मुक्त होता है। क्योंकि यहाँ NRI अपने विदेशी आय को जमा करता है जो भारत में सृजित नहीं हुआ है। NRE खाते की प्रकृति चालू या बचत खाते की तरह ही होता है। अब हम देखते हैं NRO अकाउंट। कोई भी NRI भारत के बैंक में अपना NRO अकाउंट खुलवा सकता है। NRO खाता रुपए के मूल्य में होता है। इसमें विदेशी मुद्रा या रुपए दोनों में जमा किया जा सकता है, किंतु निकासी रुपए में ही होगा। इस खाते से मूलधन को बाहर नहीं भेजा जा सकता, केवल ब्याज को। इसलिए यह खाता नॉन रिपोर्टेबल माना जाता है। इस खाते से मूलधन को बाहर नहीं भेजा जा सकता, केवल ब्याज को भेजा जा सकता मतलब। इसलिए यह खाता नॉन रिपोर्टेबल माना जाता है। यदि कोई NRI भारत में आय अर्जित करता हो, जैसे पेंशन के रूप में, किराए के रूप में इत्यादि, वह आय अनिवार्य रूप से NRO खाते में ही जमा होगा। बैंक NRO खाते में जो ब्याज देता है उस पर सरकार कर आरोपित करती है। इस प्रकार NRO खाते पर ब्याज कर युक्त होता है, क्योंकि आय भारत में सृजित हुआ है। NRO खाते की प्रकृति चालू या बचत खाते की तरह होता है। अब हम देखते हैं FCNRB अकाउंट। NRI भारत के बैंक में FCNR खाता खोल सकता है। यह खाता सावधि जमा खाते के समान होता है। इस खाते में अधिकतम अवधि
5 वर्ष की होती है। इस खाते में भी प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा जमा किया जा सकता है। भारत में एनआरआई जमाओं को विदेशी ऋण में शामिल किया जाता है क्योंकि इसके ब्याज और मूलधन का भुगतान विदेशों में करना होता है। बैंक एनआरआई जमाओं का प्रयोग साख सृजन में करता है। इस प्रकार वह रिजर्व यानी सीआरआर और एसएलआर को रखकर शेष जमा का साख सृजन करता है। वर्ष 2022 में आरबीआई द्वारा एनआरई और एफसीएनआर के जमा पर रिजर्व, सीआरआर और एसएलआर को रखने की बाध्यता को समाप्त कर दिया। वर्ष 2022 में आरबीआई द्वारा एनआरई और एफसीएनआर के जमा पर रिजर्व को रखने की बाध्यता को समाप्त कर दिया। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। नंबर 1 है बैंक की साख सृजन क्षमता में वृद्धि। नंबर 2, उधार का ब्याज दर कम यानी लोन सस्ता। नंबर 3, बाजार में तरलता में वृद्धि। नंबर 4, निवेश खर्च में वृद्धि। नंबर 5, समृद्धि दर में वृद्धि। नंबर 6, बॉन्ड के यील्ड में कमी। नंबर 7, सरकार के राजकोषीय घाटे में कमी यानी बॉन्ड का यील्ड कम होने से सरकार की ब्याज देयता कम होती है। नंबर 8, फॉरेक्स में वृद्धि। और नंबर 9 है रुपए के मूल्य में वृद्धि जिससे रुपए का मूल्य ह्रास रुकता है। इस प्रकार आरबीआई द्वारा प्रसरणशील मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार आरबीआई द्वारा प्रसरणशील मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम एक नया चैप्टर देखते हैं, एनपीए। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी गैर निष्पादन परिसंपत्ति। बैंक 2 प्रमुख कार्य करते हैं। नंबर 1 जमा स्वीकार करना और नंबर 2 उधार देना। बैंक के लिए जमा बैंक की देयता होती है क्योंकि बैंक अपने जमा पर ब्याज चुकाता है। बैंक के लिए उधार बैंक की परिसंपत्ति होती है क्योंकि बैंक को उधार पर ब्याज प्राप्त होता है। बैंक की परिसंपत्ति यानी उधार 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मानक परिसंपत्ति यानी स्टैंडर्ड एसेट और नंबर 2 है गैर मानक परिसंपत्ति यानी सब स्टैंडर्ड एसेट। बैंक की मानक परिसंपत्ति वह होती है जिसके ब्याज और मूलधन का भुगतान नियमित रूप से बैंक को होता है। बैंक की मानक परिसंपत्ति वह होती है जिसके ब्याज और मूलधन का भुगतान यानी ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के माध्यम से नियमित रूप से बैंक को होता है। गैर मानक परिसंपत्ति क्या होता है? बैंक द्वारा दिया गया वह उधार जिसके ब्याज और मूलधन का भुगतान बैंक को नियमित ना हो उसे बैंक का गैर मानक परिसंपत्ति कहा जाता है। इसे खराब लोन यानी बैड लोन भी कहा जाता है। बैंक अपने उधार पर जो ईएमआई प्राप्त करता है उसमें ब्याज और मूलधन दोनों प्राप्त होता है किंतु इस ईएमआई में उधार के शुरुआती सालों में ब्याज अधिक होता है और मूलधन अत्यंत कम, जबकि बाद के सालों में ब्याज कम होता है और मूलधन अधिक। इस प्रक्रिया को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। बैंक उधार देगा, SMR यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA0
तो स्पेशल मेंशन अकाउंट में रखेगा, यानी विशेष चिन्हित खाता में रखेगा। बैंक जो उधार देगा उसे सबसे पहले SMA0 अकाउंट यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट विशेष चिन्हित खाता में रखेगा। जब 30 दिन का उधार हो जाएगा तो वो विशेष चिन्हित खाता में रखेगा यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट। जब वो उधार 60 दिन का हो जाएगा और वापस नहीं आया तो उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में रखेगा। और जब वो उधार 90 दिन का हो गया और वापस नहीं आया तो उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में रखेगा। और तब NPA उस उधार को NPA घोषित कर देगा। NPA मतलब सब स्टैंडर्ड, यानी 90 दिन से 1 साल तक हो गया तो ये डाउटफुल हो जाएगा। 90 दिन से 1 साल तक उधार वापस नहीं आया तो वो सब स्टैंडर्ड NPA होगा। और 90 दिन से 2 साल तक वापस नहीं आया तो डाउटफुल हो जाएगा। और जब 90 दिन से 3 साल तक नहीं आया तो उसे लॉस एसेट यानी क्षति पर संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं NPA की परिभाषा। RBI के अनुसार बैंक द्वारा दिया गया वह उधार जिसका ब्याज और मूलधन मतलब EMI का भुगतान बैंक को लगातार 90 दिन यानी 3 महीने तक ना हो तो उस लोन को NPA कहा जाता है। RBI के अनुसार बैंक द्वारा दिया गया वह उधार जिसका ब्याज और मूलधन का भुगतान बैंक को लगातार 90 दिन यानी 3 महीने तक ना हो तो उस लोन को NPA कहा जाता है। अब हम देखते हैं NBFC और MSME के लिए NPA। NBFC और MSME के लिए NPA। बैंक द्वारा NBFC और MSME को दिया गया वह उधार बैंक द्वारा NBFC और MSME को दिया गया वह उधार जिसके ब्याज और मूलधन का भुगतान लगातार 180 दिन यानी लगातार 6 महीने तक ना हो तो उसे NPA कहा जाता है। यानी NBFC और MSME के लिए NPA क्या होता है कि बैंक द्वारा NBFC और MSME को दिया गया वह उधार जिसके ब्याज और मूलधन का भुगतान लगातार 180 दिन यानी लगातार 6 महीने तक ना हो तो उसे NPA कहा जाता है NBFC और MSME के लिए। अब देखते हैं कृषि में NPA किसे कहा जाता है। तो बैंक द्वारा कृषि में दिया गया वह उधार जिसके ब्याज और मूलधन का भुगतान बैंक को लगातार 2 फसल यानी खरीफ और रबी या लगातार 1 वर्ष तक ना हो तो ऐसे लोन को NPA कहा जाता है। यानी कृषि के लिए अगर लगातार ब्याज और मूलधन का भुगतान 2 फसल यानी 1 वर्ष तक ना हो तो ऐसे लोन को NPA कहा जाता है। अब हम देखते हैं NPA के प्रकार। NPA के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 गैर मानक परिसंपत्ति यानी सब स्टैंडर्ड एसेट। NPA के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 गैर मानक परिसंपत्ति सब स्टैंडर्ड एसेट। नंबर 2 संदिग्ध परिसंपत्ति यानी डाउटफुल एसेट। नंबर 3 क्षति परिसंपत्ति यानी लॉस एसेट। तो गैर मानक परिसंपत्ति यानी सब स्टैंडर्ड एसेट उसे कहते हैं जब 90 दिन से 1 वर्ष तक NPA मतलब उधार का चुकता नहीं होता। संदिग्ध परिसंपत्ति उसे कहते हैं जब 90 दिन से 2 वर्ष तक नहीं होता। और तीसरा है क्षति परिसंपत्ति, उसे कहते हैं जब 90 दिन से 3 वर्ष तक लोन नहीं चुकता होता। 3 वर्ष पश्चात बैंक लोन को क्षति परिसंपत्ति घोषित कर देता है और अपने पास गिरवी रखे हुए परिसंपत्ति को विक्रय या नीलाम करके लोन के वसूली या रिकवरी का प्रयोग करता है। 3 वर्ष पश्चात बैंक लोन को क्षति परिसंपत्ति घोषित कर देता है और अपने पास गिरवी रखे हुए परिसंपत्ति को विक्रय या नीलामी करके लोन के वसूली या रिकवरी का प्रयोग करता है। अब हम देखते हैं NPA के कारण। NPA के कारण में है PT 2011 में पूछा गया था। पहला कारण है NPA के
लोक लुभावन ऋण, लोक लुभावन ऋण, जिसमें बैंक ग्राहकों को कम ब्याज पर उधार देने का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे प्रभावित होकर ग्राहक बैंक से उधार ले लेता है। बैंक एक निश्चित समय अवधि में ब्याज दर में तेजी से वृद्धि करता है। ऐसे उधार को लोक लुभावन ऋण कहा जाता है। इस उधार में बैंक को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में यह उधार चुकता न हो। इस प्रकार उधार का ब्याज दर का अधिक बढ़ना बैंकों के एनपीए का एक बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा है एनपीए के कारण में आधारभूत संरचना क्षेत्र में उधार। बैंक द्वारा आधारभूत संरचना क्षेत्र में दिया गया अधिकांश उधार एनपीए होता है। बैंक द्वारा आधारभूत संरचना क्षेत्र में दिया गया अधिकांश उधार एनपीए होता है। कारण नंबर ए है, परियोजना का निर्माण अवधि लंबा होता है। बी पॉइंट है, परियोजना में निवेश में उच्च डूब लागत होता है, इसलिए अवसंरचना में दिया गया उधार बैंकों के एनपीए का एक बड़ा कारण है। और तीसरा पॉइंट है इरादतन चूककर्ता, यानी विलफुल डाउटफुल। आरबीआई द्वारा इरादतन चूककर्ता की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार लोन की राशि 25 लाख रुपए या उससे अधिक हो तथा निम्न में से कोई एक शर्त पूरा करता हो। नंबर 1 है, उधार चुकाने के लिए धन होने के बावजूद बैंक को जानबूझकर उधार नहीं चुकाना। नंबर 2, उधार में लिए गए धन को किसी अन्य उद्देश्य में प्रयोग कर लेना। नंबर 3, उधार लिए गए धन को गैर कानूनी तरीके से विदेशों में भेज देना। नंबर 4, गिरवी रखी गई संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से बाजार में विक्रय कर देना। तो इरादतन चूककर्ता बैंक के एनपीए को बढ़ाता है। चौथा पॉइंट है, प्रतिस्पर्धा में बैंक द्वारा जल्दबाजी में दिया गया उधार एनपीए का बड़ा कारण होता है। प्रतिस्पर्धा में बैंक द्वारा जल्दबाजी में दिया गया उधार एनपीए का बड़ा कारण होता है। पांचवा पॉइंट है डीआरटी की अकार्य कुशलता, मतलब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डीआरटी का मतलब है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 1993 में की गई। डीआरटी में खुदरा लोन में होने वाले एनपीए की सुनवाई होती है। यहाँ सुनवाई में औसतन 6 महीने का समय लगता है। बैंक उधार देता है व्यक्ति को और कंपनी को। व्यक्ति को जो उधार देगा उसे खुदरा लोन कहते हैं, और जब उसका एनपीए हो जाता है तो डीआरटी के पास जाते हैं। लेकिन जब कंपनी को जो उधार देते हैं उसे कंपनी लोन कहा जाता है, और जब उसका एनपीए हो जाता है तो एनसीएलटी के पास जाता है। बैंक एनसीएलटी के पास जाता है। एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि डीआरटी में प्रतिवर्ष अपील किए गए मामलों में से केवल 20% मामलों की सुनवाई हो पाती है, जो डीआरटी के अकार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है। यह बैंक के एनपीए में वृद्धि करता है। छठा पॉइंट है, बैंकों द्वारा
केवाईसी और सिबिल मानक का बेहतर तरीके से अनुसरण न करने के कारण भी बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती है। को द्वारा केवाईसी और सिबिल मानक का बेहतर तरीके से अनुसरण न करने के कारण भी बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती है। सिबिल क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय मुंबई में है। सिबिल वह मानक होता है जिसे बैंक उधार देते समय ग्राहकों की साख क्षमता का पता लगाता है। यदि सिबिल स्कोर 750 से नीचे है तो बैंक उस व्यक्ति को उधार नहीं देता है, जबकि 750 से अधिक अधिकतम 900 का सिबिल स्कोर बैंक को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। सिबिल के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य होता है। नंबर 7 है द्वितुलन पत्र की समस्या। द्वितुलन पत्र की समस्या यानी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम यह एनपीए का एक बड़ा कारण माना जाता है। यह एनपीए का एक बड़ा कारण माना जाता है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 50 भारतीय अर्थव्यवस्था का समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 51 तुलन पत्र। कोई भी कंपनी या बैंक प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से 2 विवरण तैयार करता है। कोई भी कंपनी या बैंक प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से 2 विवरण तैयार करता है। नंबर 1 लाभ हानि विवरण यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, और दूसरा है तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी के निष्पादन क्षमता का पता लगाने के लिए उपर्युक्त दोनों विवरण की आवश्यकता होती है। तुलन पत्र किसी निश्चित तिथि में किसी कंपनी के कुल संपत्ति तथा कुल देयता को प्रदर्शित करता है। तुलन पत्र किसी निश्चित तिथि में किसी कंपनी के कुल संपत्ति तथा कुल देयता को प्रदर्शित करता है तथा अंत में तुलन पत्र में कुल संपत्ति का योग कुल देयता के योग के बराबर होता है। अब हम देखते हैं द्वितुलन पत्र। द्वितुलन पत्र बैंक द्वारा कंपनी को दिया गया उधार बैंक के तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में प्रदर्शित होता है, तो वहीं दूसरी ओर कंपनी उसे अपने तुलन पत्र में देयता में प्रदर्शित करता है। इसे ही द्वितुलन पत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं, जैसे कि बैंक उधार दिया कंपनी को, कंपनी उससे कच्चा माल या मशीन खरीदेगी, उससे वह वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगी, फिर वस्तु और सेवा का विक्रय करेगी। विक्रय वह घरेलू बाजार और विदेशी बाजार दोनों में कर सकती है। इससे उसे आय प्राप्त होगा, फिर वो आय से बैंक का उधार चुका देगा। ठीक, अब हम देखते हैं द्वितुलन पत्र की समस्या। जब किसी एक का तुलन पत्र प्रभावित होने पर किसी अन्य का भी तुलन पत्र खराब हो जाए तो इसे ही द्वितुलन पत्र की समस्या कहा जाता है। जैसे यदि कंपनी लोन एनपीए करती है तो उससे बैंक तुलन पत्र प्रभावित होता है। कंपनी भी बैंक से भविष्य में लोन नहीं ले पाती, जिससे कंपनी का भी तुलन पत्र प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार द्वितुलन पत्र की समस्या बैंक के एनपीए में वृद्धि कर सकता है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह कहा है कि देश वर्तमान में द्वितुलन पत्र की समस्या से बाहर आ गया है, अर्थात बैंक द्वारा अधिकांश कंपनी के लोन के एनपीए की रिकवरी हो गया है। अब हम देखते हैं एनपीए का प्रभाव। तो नंबर 1 है
यह बैंक की परिसंपत्ति को कम करता है। नंबर 2 है एनपीए बढ़ने से जमा धारकों का भरोसा बैंक में कम होता है। नंबर 3 है एनपीए बढ़ने से बैंकों की साख सृजन क्षमता और तरलता दोनों प्रभावित होता है। नंबर 4 है एनपीए बढ़ने से बैंक के शेयरों के बाजार मूल्य गिरते हैं, जिससे शेयर धारकों को नुकसान होते हैं। नंबर 5 है बढ़ता एनपीए बैंक के उधार के ब्याज दर में वृद्धि करता है, जिससे लोन महंगा हो जाता है। नंबर 6 है महंगे उधार से कंपनी का उत्पादन लागत बढ़ जाता है, जिससे बाजार में वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है। इससे अर्थव्यवस्था में लागत जन्य मुद्रास्फीति बढ़ता है। नंबर 7 है यह बॉन्ड के यील्ड को बढ़ाता है, जिससे सरकार की ब्याज देयता में वृद्धि होती है। यह सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं भारत में एनपीए की स्थिति। वर्तमान में देश में बैंकों के एनपीए में गिरावट आया है। आरबीआई द्वारा वर्ष में 2 बार एक रिपोर्ट जारी होता है, जिसे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहा जाता है। जीएसआर ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। एफएसआर 2022 के अनुसार देश का एनपीए जो 2017-18 में कुल उधार का लगभग 7.5% था, जो मूल्य में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए था, वर्ष 2022 में यह घटकर लगभग 5% हो गया है, जो मूल्य में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है। वर्तमान में कुल एनपीए में सबसे बड़ा योगदान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का है, लगभग 85%, जबकि अन्य शेष बैंक का है। अब हम देखते हैं बैंक का वर्गीकरण, बैंकों का वर्गीकरण। तो हमने इसे पहले भी देखा था। तो बैंकों का वर्गीकरण आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 2 भागों में किया जाता है, एक अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। फिर अनुसूचित बैंकों को भी 2 श्रेणी में बांटा जाता है, एक वाणिज्यिक और दूसरा गैर वाणिज्यिक। वाणिज्यिक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नियो बैंक और विभेदित बैंक आते हैं। विभेदित बैंक में भी भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक आते हैं, जबकि गैर वाणिज्यिक बैंक में सहकारी बैंक आता है। अब हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक। जिस बैंक में 51% या उससे अधिक स्वामित्व सरकार का हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। भारत में वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 राष्ट्रीयकृत और नंबर 2 गैर राष्ट्रीयकृत। वर्तमान में 11 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और गैर राष्ट्रीयकृत एसबीआई है। देश में कुल एनपीए में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का हिस्सा लगभग 85% है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के निष्पादन क्षमता प्रभावित हो गई है और इनकी कार्यकुशलता कम हो गई है। वर्ष 2014 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सुधार के लिए सरकार द्वारा पीजे नायक समिति का गठन किया गया। समिति के सिफारिश पर सरकार द्वारा वर्ष 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में
सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया गया। वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष के नाम से सरकार द्वारा 3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नंबर 1, बच्चों के टीकाकरण में मिशन इंद्रधनुष। नंबर 2, कृषि में मिशन इंद्रधनुष जो सप्त क्रांति कहलाती है या द्वितीय हरित क्रांति भी कहा जाता है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पिंक क्रांति, रजत क्रांति। नंबर 3 है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष। इसे सार्वजनिक क्षेत्र में 7 सूत्रीय सुधार कहा जाता है, जिसे A to G सुधार भी कहा जाता है। तो इसी के साथ लेक्चर 51 यहीं पे समाप्त होता है। ये अर्थव्यवस्था क्लास 52। तो हमने पहले देखा कि पीएसबी में सुधार के लिए यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है, जो कि 7 सूत्रीय सुधार भी कहा जाता है। इसे A to G सुधार भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें A से G का क्या क्या मतलब है और उसका क्या उपयोग है। तो A का मतलब है अपॉइंटमेंट, मतलब नियुक्ति। तो सार्वजनिक क्षेत्र में पहले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पद एक ही व्यक्ति के पास CMD के रूप में होता था, जबकि अब दोनों पद को अलग अलग किया गया। साथ ही यह तय भी किया गया कि अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद पर कोई बाहर का व्यक्ति भी नियुक्ति किया जा सकता है। कोई भी बाहर का योग्य व्यक्ति भी नियुक्त किया जा सकता है। अब देखते हैं बी का मतलब। बी का मतलब है बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो कि पीटी 2019 और 2022 में पूछा जा चुका है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी की स्थापना वर्ष 2016 में किया गया। यह एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय है मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है। इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। इसके प्रथम चेयरमैन विनोद राय थे, जबकि इसके वर्तमान चेयरमैन भानु प्रताप शर्मा हैं। अब हम देखते हैं बीबीबी के कार्य यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो के कार्य। तो नंबर 1 है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्षों के नियुक्ति के संदर्भ में सलाह देता है। नंबर 2 है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य नीतियाँ विकसित करने में मदद करता है। और नंबर 3 है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है या सलाह देता है। अब हम देखते हैं सी का क्या मतलब है। सी का मतलब है कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण, जो कि पीटी 2018 में पूछा जा चुका है। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समय समय पर पूंजी का अंतर्वेशन किया जाता है। यह अंतर्वेशन सरकार सहायता के रूप में करती है। वर्ष 2015-16 में 70,000 करोड़ रुपए के अंतर्वेशन का फैसला लिया गया, जिनमें 2015-16 में 20,000 करोड़, 2016-17 में 25,000 करोड़, 2017-18 में 10,000 करोड़, 2018-19 में 10,000 करोड़ और 2019-20 में 2 लाख करोड़ पूंजी के अंतर्वेशन का फैसला लिया गया। इस प्रकार पूंजी के अंतर्वेशन में पिछले 1 दशक में लगातार वृद्धि नहीं हुई है। अब हम देखते हैं डी का क्या मतलब है। डी का मतलब है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं दबाव या तनाव मुक्त।
तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को निर्णय लेने में सरकारी दबाव से मुक्त रखना चाहिए, जिससे वो निष्पक्ष निर्णय ले सके। ई का मतलब है इम्पावरमेंट, और इम्पावरमेंट को हिंदी में कहते हैं सशक्तिकरण। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का आपस में विलय करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करती है। एफ का मतलब है फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जवाबदेहिता। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में उच्च पदों के पदाधिकारियों को जवाबदेह बनाना आवश्यक है। जी का मतलब है गवर्नेंस, मतलब कि सुशासन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए तकनीक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक। निजी बैंक के बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व 51% या उससे अधिक होता है, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक इत्यादि। वर्तमान में एचडीएफसी बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक मूल्य के आधार पर माना जाता है। वर्तमान में एचडीएफसी बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक मूल्य के आधार पर माना जाता है। भारत में निजी क्षेत्र के बैंक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुराने निजी क्षेत्र के बैंक और नंबर 2 नए निजी क्षेत्र के बैंक। अब सबसे पहले हम देखते हैं पुराने निजी क्षेत्र के बैंक। आज़ादी के बाद से लेकर 1994 तक वे सभी बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, वे सभी पुराने निजी क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं नए निजी क्षेत्र के बैंक। 1994 में नरसिंघम समिति के सिफारिश पर सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों को बैंक का लाइसेंस देना शुरू किया गया। 1994 में नरसिंघम समिति के सिफारिश पर सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों को बैंक का लाइसेंस देना शुरू किया गया। इस प्रकार 1994 के बाद देश में स्थापित निजी क्षेत्र के बैंक नए निजी क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। वर्ष 2015 में आरबीआई द्वारा 2 एनबीएफसी को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा दिया गया तथा उन्हें निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में स्थापित किया गया। नंबर 1 बंधन बैंक और नंबर 2 है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब हम देखते हैं विदेशी बैंक यानी फॉरेन बैंक। विदेशी बैंक वे बैंक होते हैं जिनका मुख्यालय उनके घरेलू देश में ही होता है, जबकि इनकी शाखाएं 2 या 2 से अधिक देशों में स्थापित होता है। भारत में विदेशी बैंक जैसे सिटी बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एचएसबीसी बैंक इत्यादि। भारत में स्थापित विदेशी बैंक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वे बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं भारत में हैं और नंबर 2 है वे बैंक जिनकी 20 से कम शाखाएं भारत में हैं। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास 52 यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 53 एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, उसके बाद पुनः इस पे दोबारा आएंगे। तो नया चैप्टर है कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसमें एक शब्द आता है दबाव में बिक्री यानी डिस्ट्रेस सेलिंग। जैसे अगर बेहतर मानसून है ना तो कृषि में उत्पादन बेहतर होगा, कृषि उत्पाद की आपूर्ति बेहतर होगी, इससे कीमत में कमी आएगी। लेकिन जब ये बाजार में विक्रय करेंगे ना तो इनको फिर नुकसान होगा। तो कृषि में उत्पादन जो है
वो 86% सीमांत और लघु किसान उत्पादन करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, जो गरीब किसान हैं और जिनकी धारण क्षमता कम है। तो कृषि में उत्पादन, जब कृषि उत्पाद जो है उसकी सेल्फ लाइफ यानी जीवन अवधि अल्प होती है यानी कम होती है, क्योंकि भंडारण क्षमता का अभाव है तो इस वजह से उनकी लाइफ कम होती है। मंडी जो है, मंडी में थोक विक्रेता होते हैं, थोक विक्रेता से रिटेलर को जाता है और रिटेलर से उपभोक्ता को जाता है। मंडी दो प्रकार से हैं, एक रेगुलेटेड यानी विनियमित और एक है गैर विनियमित यानी अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड में आता है एपीएमसी और अनरेगुलेटेड में आता है ग्रामीण हाट, साप्ताहिक बाजार आदि। तो जब किसान जो है वो खेत से सीधे मंडी के माध्यम से प्रत्यक्ष विपणन कर देता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को विक्रय भी कर सकता है। किसान या तो चाहे मंडी में जाए, चाहे फिर वो रेगुलेटेड मंडी में जाए या फिर अनरेगुलेटेड मंडी में जाए, और उसके पास एक तीसरा ऑप्शन होता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे उपभोक्ता को ही विक्रय कर दे। एक शब्द है खेत से मेज, खेत से खाने की मेज तक। अब हम देखते हैं इसमें खेत से खाने की मेज तक, जैसे किसान खेत में अनाज उपलब्ध किया मतलब उत्पादन किया, फिर वो उपभोक्ता की मेज तक जाने तक यानी खाने की मेज तक जाने तक मध्यस्थों की भूमिका उसमें अधिक होती है। कृषि उत्पादकता कम है, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। किसान जब विक्रय करने जाता है तो मध्यस्थ की भूमिका अधिक है। मध्यस्थ की भूमिका अधिक होने से कम कीमत प्राप्त हो रहा है, किसान को कम कीमत प्राप्त हो रहा है, जिससे किसान हतोत्साहित हो जाते हैं उत्पादन के लिए। इससे उत्पादन कम हो जाता है, कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। जब कृषि उत्पादकता कम हो जाएगी तो मांग ज़्यादा होगा आपूर्ति की तुलना में, इससे कीमत में बढ़ोतरी होगी। कीमत में बढ़ोतरी होने से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कुशल कृषि विपणन। कुशल कृषि विपणन की विशेषता है, कुशल कृषि विपणन के लिए विशेषता है कि परिवहन लागत सस्ता और तीव्र होना चाहिए, भंडारण कुशल और अत्याधुनिक होना चाहिए। नंबर 3 है मध्यस्थों की भूमिका न्यून होना चाहिए। नंबर 4 है धारण करने की क्षमता किसानों में उच्च होना चाहिए। और नंबर 5 है कि सूचना का प्रवाह तंत्र तीव्र और पारदर्शी होना चाहिए। अब हम देखते हैं भारत में कृषि विपणन प्रणाली दोषपूर्ण, यानी कि भारत में कृषि विपणन प्रणाली दोषपूर्ण क्यों है। तो पहला कारण है कि भारत में परिवहन जो है वो धीमा है और महंगा है। धीमा इसलिए है क्योंकि कच्ची सड़कें हैं, तो इससे ईंधन की खपत ज़्यादा होती है तो लागत बढ़ जाता है। तो महंगा भी इसीलिए है कि लागत बढ़ जाता है। दूसरा है भंडारण। भंडारण में पर्याप्त भंडारण का अभाव है, और जो भंडारण है वो किराए पर है जो कि महंगा होता है, तो इससे भी लागत बढ़ जाता है। और जब परिवहन लागत और भंडारण एक साथ बढ़ जाता है तो उसे लॉजिस्टिक लागत बोला जाता है। लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का 15% है, यानी कि लक्ष्य इसे घटाकर 8% करना है, जबकि विकसित देशों में लॉजिस्टिक लागत 6 से 7% है। नंबर 3 है कि मध्यस्थों की भूमिका न्यून होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। भारत में मध्यस्थों की भूमिका अधिक है, यानी किसान और उपभोक्ता के बीच अगर हम बात करें तो कम से कम 5-6 मध्यस्थ तो होते ही हैं। तो किसान को अत्यंत कम कीमत प्राप्त होता है और उपभोक्ता को अधिक कीमत चुकाना पड़ता है। तो मध्यस्थ की भूमिका अधिक होने पर कृषि उत्पादकता कम हो जाती है और खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है किसानों में धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। भारत में किसानों में धारण करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, जो कि कम है, क्योंकि 86% सीमांत और लघु किसान हैं। और कृषि उत्पाद की जीवन अवधि कम है क्योंकि भंडारण क्षमता कम है। और 5वां पॉइंट है सूचना का प्रवाह तंत्र भारत में
धीमा और अपारदर्शी है। 6% किसान को एमएसपी मिलता है। छठा पॉइंट है मंडियों के बीच की अत्यधिक दूरी। मंडियों के बीच की अत्यधिक दूरी, किसान खेत से जब मंडी में जाता है तो एक मंडी से दूसरे मंडी के बीच मिनिमम 5 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब एक मंडी से दूसरी मंडी के बीच की दूरी मिनिमम 5 किलोमीटर होनी चाहिए। ऐसा 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने सुझाव दिया था। लेकिन अब वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता में 22 किलोमीटर अर्थात 454 स्क्वायर किलोमीटर दो मंडी के बीच की दूरी है, जबकि होना कितना चाहिए 5 किलोमीटर, जो कि 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने सुझाव दिया था। सातवां पॉइंट है बहुशुल्क प्रणाली, यानी किसान का लागत बढ़ जाता है, लाभ कम होता है, क्योंकि किसान मंडी में एपीएमसी में अगर जाता है, मंडी में एपीएमसी के पास भी जाता है तो उसे पल्लेदारी शुल्क देना पड़ता है, तुलाई शुल्क देना पड़ता है, गर्दा शुल्क देना पड़ता है, मंडी विकास शुल्क देना पड़ता है। पल्लेदारी शुल्क, तुलाई शुल्क, गर्दा शुल्क, मंडी विकास शुल्क देना पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादन विपणन समिति ने कहा था कि पल्लेदारी शुल्क, तुलाई शुल्क और गर्दा शुल्क और मंडी विकास शुल्क देना पड़ता है। इससे किसान की लागत बढ़ जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाता है। किसान कृषि उत्पाद का मंडी में गया। मंडी दो प्रकार से हैं, एक रेगुलेटेड, एक अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड में एपीएमसी आता है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, और अनरेगुलेटेड में ग्रामीण हाट, साप्ताहिक बाजार आता है, जिसे आरपीएम भी कहते हैं, यानी रूरल पीरियोडिकल मार्केट। एपीएमसी क्या है? एपीएमसी नियमित बाजार है, राज्य सरकार द्वारा विनियमित और संचालित होता है। यहाँ पे कृषि उत्पाद का विक्रय किया जाता है। ये 1950 के दशक में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य में नंबर 1 है किसान को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना। नंबर 2 है किसानों के हितों की रक्षा करना। और नंबर 3 है ऐसा विनियामक वातावरण बनाना जिसमें किसानों को सुरक्षा दिया जा सके। तो एपीएमसी क्या है? विनियमित बाजार है, जो कि राज्य सरकार द्वारा विनियमित और संचालित होता है। यहाँ पे कृषि उत्पाद का विक्रय किया जाता है। ये 1950 के दशक से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य में पहला पॉइंट है किसान को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना। दूसरा पॉइंट है किसानों के हितों की रक्षा करना। और तीसरा पॉइंट है ऐसा विनियामक वातावरण बनाना जिसमें किसानों को सुरक्षा दिया जा सके। अब हम देखते हैं एपीएमसी की चुनौतियां। तो एपीएमसी की चुनौतियों में पहला पॉइंट है बहु लाइसेंस प्रणाली, यानी कि लाइसेंस लेना जटिल है, अपारदर्शी है, इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव है। स्थान और लाइसेंस जो है वो स्थान और उत्पाद आधारित होता है। बाजार 3 प्रकार से होते हैं। एक है मोनोपोली, जहाँ पे एकाधिकार होता है, मतलब कि जहाँ एक ही विक्रेता हो। दूसरा बाजार है प्रतिस्पर्धी बाजार, जिसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, मतलब जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों अधिक संख्या में हों। और एक तीसरा बाजार होता है जिसे अल्पाधिकार बोला जाता है, यानी कि ओलिगोपोली, जहाँ पे क्रेता सीमित होते हैं जबकि विक्रेता अधिक होते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि विक्रेता सीमित हैं और क्रेता बहुल हैं। तो इसी में ही आता है एपीएमसी। एपीएमसी में सौदेबाजी की शक्ति लाइसेंस धारक यानी अड़हतिया के पास है। लाइसेंस धारक को अड़हतिया भी बोला जाता है। और एपी यानी सौदेबाजी की शक्ति किसान के पास नहीं है। तो इससे किसान को कम कीमत में उत्पाद विक्रय करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है एपीएमसी में बहुशुल्क प्रणाली।
मतलब कि जब किसान एपीएमसी में विक्रय करने के लिए जाता है तो उसे पल्लेदारी शुल्क, गर्दा शुल्क, तुलाई शुल्क और एपीएमसी विकास शुल्क देना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, एपीएमसी में किसान को अधिकतम एमएसपी मूल्य मिलता है, जो कि एक न्यून कीमत होती है, क्योंकि इसमें किसान को सौदेबाजी की शक्ति नहीं है, तो इस वजह से वो भी लेने के लिए बाध्य होता है, जिससे उसकी आय कम हो जाती है। एपीएमसी एक ओलिगोपोली बाजार है। नंबर 4 है, किसान प्रत्यक्ष विपणन और संविदा कृषि करता है। प्रत्यक्ष विपणन का मतलब होता है कि उपभोक्ता को बेचना, और संविदा कृषि मतलब है कि कंपनी को बेचना। तो किसान या तो उपभोक्ता को प्रत्यक्ष बेच दे, जिसे प्रत्यक्ष विपणन बोलते हैं, या तो संविदा कृषि करे, कंपनी को बेच दे। तो एपीएमसी जो है ना, ये दोनों की अनुमति नहीं देता है, मतलब किसान को मजबूरी में एपीएमसी के पास ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि एपीएमसी दोनों की अनुमति नहीं देता है। और 5वां पॉइंट है, एपीएमसी राज्य सरकार द्वारा विनियमित होता है, और राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है, यानी आय का स्रोत होता है एपीएमसी, जिस वजह से राज्य सरकार भी एपीएमसी को अधिक विनियमित करने के लिए उत्सुक नहीं होते है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 13 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 54, कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम में पहला पॉइंट है एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003, एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003। दूसरा है एपीएलएम एक्ट 2017, एपीएलएम एक्ट 2017। तीसरा है ई नाम। चौथा है ENWR। पांचवा है सहकारी विपणन। छठा है कृषि अवसंरचना कोष, यानी कि AIF, मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सातवां है यूनिटी मॉल। आठवां है ODOP का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नौवां है श्री अन्न योजना। 10वां है कृषि निर्यात नीति 2018। और 11वां है संविदा कृषि, जो कि हमें पेज नंबर 171 बुक से पढ़ लेना है। अब हम देखते हैं कृषि अवसंरचना कोष, यानी कि AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसमें पहला पॉइंट है, इसे वर्ष 2020 में शुरू किया गया। नंबर 2, यह केंद्रीय क्षेत्रक कार्यक्रम है। नंबर 3 है, इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। चौथा पॉइंट है, कृषि अवसंरचना कोष 1 लाख करोड़ रुपए का है। कृषि अवसंरचना कोष 1 लाख करोड़ रुपए का है। पांचवा पॉइंट है, इस कार्यक्रम को 2019-20 से 2029-30 के लिए लागू किया गया। इस कार्यक्रम को 2019-20 से 2029-30 के लिए लागू किया गया। छठा पॉइंट है, 2022 में इसे 3 वर्ष बढ़ाकर 2032 तक कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कृषि अवसंरचना कोष के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य में है, यह फसल पश्चात होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इस कोष को बनाया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 30 से 32% फल व सब्जियां तथा 10 से 12% अनाज अच्छे रख रखाव यानी कि भंडार गृहों के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं, जो लगभग 67 मिलियन मैट्रिक टन होता है। जो लगभग 67 मिलियन मैट्रिक टन होता है, और जिसका मूल्य
लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होता है। उपर्युक्त हानि को रोकने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान उत्पादक संघ और स्वयं सेवी संगठन को भंडार गृहों के निर्माण के लिए बैंक अधिकतम 2 करोड़ रुपए का ऋण देता है। उपर्युक्त हानि को रोकने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान उत्पादक संघ और स्वयं सेवी संगठन को भंडार गृहों के निर्माण के लिए बैंक अधिकतम 2 करोड़ रुपए का ऋण देता है। यह उधार अधिकतम 7 वर्ष के लिए दिया जाता है। जो कि हमें पता है 86% सीमांत और लघु किसान हैं, जो गरीब हैं, जिनकी आय कम है, जिनकी धारण क्षमता कम है। तो धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए भंडार गृहों और ENWR को शुरू किया गया। धारण क्षमता कम है तो उन्हें मजबूरी में डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, जिससे उन्हें नुकसान होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ENWR। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 54 यहीं पे समाप्त होता है। ये अर्थव्यवस्था क्लास 55 ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट मतलब रसीद, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट यानी कि ENWR। तो ENWR वह रसीद होता है जो WDRA 2007 ENWR वह रसीद होता है जो WDRA 2007 यानी कि वेयरहाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं कि वेयरहाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट 2007 यानी कि भंडारण विकास नियामक अधिनियम 2007 भंडारण विकास नियामक अधिनियम 2007। तो ENWR वह रसीद होता है जो WDRA एक्ट 2007 के द्वारा समर्थित भंडार गृहों द्वारा जारी किया जाता है। ENWR वह रसीद होता है जो WDRA एक्ट 2007 के द्वारा समर्थित भंडार गृहों द्वारा जारी किया जाता है। किसान अपने उत्पाद का संग्रहण WDRA द्वारा समर्थित भंडार गृहों में करते हैं। बदले में भंडार गृह किसानों को उनके संग्रहित कृषि उत्पाद के बदले जो रसीद जारी करते हैं उसे ENWR कहा जाता है। ENWR भौतिक रसीद होता है जिसे वर्ष 2011 में शांता कुमार समिति के सिफारिश पर शुरू किया गया, जबकि वर्ष 2017 में NWR के स्थान पर ENWR को शुरू किया गया। ENWR इलेक्ट्रॉनिक रसीद है। ENWR का संचालन उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं ENWR की विशेषता। तो ENWR वह इलेक्ट्रॉनिक रसीद होता है जो नंबर 1 हस्तांतरित योग्य होता है, नंबर 2 विक्रय योग्य होता है, नंबर 3 इसके द्वारा किसान बैंक से उधार प्राप्त कर सकता है। ENWR की अवधि उत्पाद के जीवन अवधि पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं ENWR के लाभ। तो इसके लाभ में पहला पॉइंट है, यह किसानों की धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 2 इसके माध्यम से किसान आसानी से बैंक से उधार ले सकते हैं। नंबर 3 यह किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। वर्ष 2022 में ENWR को ई नाम के इंटरफेस से जोड़ दिया गया है। किसान ई नाम में ENWR का
प्रत्यक्ष विक्रय कर सकता है। अब हम देखते हैं कृषि निर्यात नीति 2018। कृषि निर्यात नीति 2018 सरकार देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उनको उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए विदेशों में कृषिगत वस्तुओं के निर्यात पर जोर दे रही है। इस संबंध में 2018 में सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति लाया गया। कृषि निर्यात नीति 2018 के अंतर्गत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि कृषि निर्यात को वर्ष 2022 तक वर्तमान के 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा, अर्थात 60 अरब डॉलर किया जाएगा तथा भविष्य में इसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। इससे वैश्विक बाजार में भारत के कृषिगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और किसान को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। सरकार द्वारा देश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए AEZ यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन यानी कि कृषि निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। AEZ वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां उत्पादित कृषिगत उत्पादों का केवल निर्यात किया जाता है। भारत में वर्तमान में लगभग 60 AEZ हैं। अब हम देखते हैं कृषि निर्यात का लाभ। तो इसमें पहला पॉइंट है निर्यात बढ़ने से व्यापार घाटा कम होगा। नंबर 2 फॉरेक्स में वृद्धि। नंबर 3 डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। नंबर 4 किसानों की आय में वृद्धि होगी क्योंकि उनको उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर। तो इसमें पहला पॉइंट है समवर्ती। ये समवर्ती सूची का विषय है। जो अनुबंध कृषि है ये समवर्ती सूची का विषय है। नंबर 2 है ये किसान और कंपनी के बीच होता है। नंबर 3 है उत्पादन पूर्व हुआ समझौता है। ये उत्पादन पूर्व हुआ समझौता है। नंबर 4 है समझौता 5 वर्ष के लिए लिखित में होता है। नंबर 5 है कि इससे कंपनी के लिए क्या लाभ है। चलिए देखते हैं कंपनी के लिए क्या लाभ है। तो इसमें ए पॉइंट है मनपसंद उत्पाद प्राप्त होता है। कंपनी को मनपसंद उत्पाद प्राप्त होता है। बी पॉइंट है बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा होती है। सी पॉइंट है उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता होती है। छठा पॉइंट है अब हम देखते हैं किसान के लिए क्या लाभ है। तो इसमें ए पॉइंट है उत्पाद का उचित मूल्य मिलता है। बी पॉइंट है पूर्व में मूल्य तय होने के कारण किसान के लिए आश्वासन मूल्य है। सी पॉइंट है कृषि जोत के आकार में वृद्धि होती है। डी पॉइंट है कंपनी द्वारा किसान को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। ई पॉइंट है कृषि में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है। और यह पॉइंट है कृषि उत्पादन में वृद्धि जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित। अब हम देखते हैं 7वां पॉइंट जो कि है चुनौती, मतलब कि अनुबंध कृषि की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इसमें ए पॉइंट है एकल फसली को बढ़ावा जो मृदा की उर्वरक क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। बी पॉइंट है अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग होता है। सी पॉइंट है किसान और कंपनी कोई भी अनुबंध को तोड़ सकता है। किसान साइड सेलिंग करके बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त कर लेता है। कंपनी गुणवत्ता के आधार पर उत्पाद क्रय करने से मना कर सकती है। डी पॉइंट है APMC संविदा कृषि की अनुमति नहीं देता है। ई पॉइंट है विवाद होने पर विवाद निपटान तंत्र का अभाव है। वर्ष 2018 में
सरकार द्वारा मॉडल अनुबंध कानून 2018 लाया गया, जिसकी विशेषता में ए पॉइंट है देश में संविदा कृषि को बढ़ावा देना। बी पॉइंट है संविदा कृषि में कृषि उत्पाद के साथ साथ पशु उत्पाद और पोल्ट्री को शामिल करना। सी पॉइंट है विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना पर जोर। डी पॉइंट है विवाद होने पर प्रथम दृष्टया में पीड़ित पक्ष किसान होगा। और ई पॉइंट है कंपनी कृषि भूमि में कोई स्थायी आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं कर सकती। कंपनी कृषि भूमि में कोई अस्थायी आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं कर सकती। एक करंट मुद्दा है जो कि चलिए अब हम देखते हैं, जिसे बोला जाता है पेप्सिको विवाद। पेप्सिको अमेरिका की सबसे बड़ी कृषि उत्पाद कंपनी है। भारत में इसके कई उत्पाद, विशेषकर लेज चिप्स जो है, यह विशेष किस्म का आलू FL2027 के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब हम देखते हैं FL2027 क्या होता है। तो FL2027 यह आलू का एक विशेष किस्म का बीज है। यह आलू का एक विशेष किस्म का बीज है जिसमें मिठास और नमी दोनों कम होता है। पेप्सिको द्वारा 5 वर्ष के लिए वर्ष 2016 में FL2027 को संरक्षण देने के लिए PPVFR के अंतर्गत पंजीकरण करवाया है। अब PPVFR क्या होता है? PPVFR का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट। अब हम देखते हैं विवाद क्या हो रहा है। तो 2019 में पेप्सिको का गुजरात के किसानों के साथ विवाद, जिसमें पहला पॉइंट है पेप्सिको द्वारा उन पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना। बी पॉइंट है भारी विरोध के कारण पेप्सिको को यह वापस लेना पड़ा। सी पॉइंट है वर्ष 2021 में पेप्सिको द्वारा PPVFR में आवेदन। डी पॉइंट है वर्ष 2021 में PPVFR द्वारा पेप्सिको का पंजीकरण रद्द। ई पॉइंट है पेप्सिको द्वारा इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील। और यह पॉइंट है जुलाई 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें PPVFR के पक्ष में और पेप्सिको के विरोध में। अब हम देखते हैं जो अभी हमने छोड़ के आए थे, जो हम पहले, चलिए अब उस पे आते हैं, जो था NPA को रोकने के उपाय। तो NPA को रोकने के उपाय का मतलब है 2 चीज़ों से। एक तो है कि NPA को होने से रोकना, और इसका दूसरा मतलब है कि NPA को कम करने के उपाय। तो NPA को कम करने के उपाय हमने पहले ही देख लिया। अब हम देख लेते हैं NPA को होने से रोकना, जिसमें पहला है KYC मानक का पालन किया जाए, दूसरा है सिविल मानक का पालन किया जाए, और तीसरा है बेसल मानक का पालन किया जाए, जिसमें हमने KYC और सिविल मानक को पहले ही पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं बेसल मानक क्या होता है। तो बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है। यह BIS यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, यह BIS का मुख्यालय भी है। BIS की स्थापना 1930 में हुई थी। वर्तमान में इसमें लगभग 65 केंद्रीय बैंक हैं, जिनका विश्व के GDP में योगदान लगभग 95% है। BIS के अंतर्गत एक समिति है जिसे BCBS यानी कि बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन कहा जाता है। इनके द्वारा बेसल मानक तय किए जाते हैं।
बेसल मानक बैंक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं जिनका पालन करना प्रत्येक देश के बैंक के लिए अनिवार्य होता है। यह बैंकों में तरलता को बनाए रखने और उनके जोखिम को कम करने से संबंधित है। वर्तमान तक 3 बेसल मानक जारी किए गए हैं। नंबर 1 है बेसल 1, नंबर 2 बेसल 2, नंबर 3 बेसल 3। अब हम देखते हैं बेसल मानक से संबंधित नंबर 1 बैंक की पूंजी, नंबर 2 बैंक का जोखिम और नंबर 3 है पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि CAR, जो कि PT 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसे ही देख लेते हैं, बैंक की पूंजी। अब हम सबसे पहले देखते हैं बैंक की पूंजी यानी कि कैपिटल ऑफ बैंक। जमा को बैंक की पूंजी नहीं माना जाता है। बैंक की पूंजी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 टीयर 1 पूंजी और नंबर 2 टीयर 2 पूंजी। तो बैंक की पूंजी बराबर टीयर 1 प्लस टीयर 2। टीयर 1 पूंजी बैंक की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी मानी जाती है, इसलिए यह बैंक की कोर पूंजी होती है। बैंक टीयर 1 पूंजी को बाजार में शेयर जारी करके जुटाता है। इस प्रकार बैंक द्वारा जारी किया गया शेयर और रिजर्व मिलाकर टीयर 1 पूंजी बनाते हैं, जबकि टीयर 2 पूंजी बैंक द्वारा बाजार में हाइब्रिड बॉन्ड या बॉन्ड जारी करके जुटाया जाता है। यह बैंक की गौण पूंजी होती है। टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी दोनों ही बैंक के नुकसान को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, किंतु टीयर 1 पूंजी जहां बैंक के परिचालन को प्रभावित नहीं करता है, वहीं टीयर 2 पूंजी बैंक के परिचालन को प्रभावित कर सकता है। तो इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास 55 यहीं पे समाप्त होता है।